बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूल के मास्टर जी बेचेंगे बोरा, मिड डे मील के चावल वाले बोरा बेच करके पैसे पहुंचाने का फरमान। बाढ़ और बारिश के बीच बढ़ गया है डेंगू का प्रकोप, एक दिन में सामने आए 30 मरीज। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार पहुंचते ही नया विवाद शुरू, मुंबई बैठक से पहले दो पार्टियों में फंसा पेंच। सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार आज जो भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कारण हैं। पटना के मरीन ड्राइव का लुत्फ उठाने शिवानंद तिवारी के साथ पहुंचे लालू प्रसाद यादव, फिट अवतार में दिखे आरजेडी सुप्रीमो। बिना तिरंगा झंडा फहराए ही स्कूल के प्रधान शिक्षक लौट गए घर, गांव के लोगों ने देखा तो पता चला। कांग्रेस में मचा बवाल, विधायक ने खोला प्रभारी के खिलाफ मोर्चा, कहा बीजेपी से कर लिया है सेटिंग, बिहार में निभा रहे हैं विभीषण की भूमिका। पहले हिंदू ही थे मुसलमान, सभी हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं, गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। अश्लील भोजपुरी गानों पर पुलिस कर्मियों ने तिरंगे के नीचे किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। बरई सुनार राजमिस्त्री धोबी समेत इन 18 तरह के कामगारों को 5% की ब्याज पर विश्वकर्मा योजना से मिलेगा लोन। बिहार में प्ले स्कूल की तर्ज पर बनेगा आंगनबाड़ी केंद्र, जाने किन जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। 2050 तक बढ़ेगा जल संकट, मौजूदा समय में पानी की कमी से जूझ रही है दुनिया की 1/4 आबादी, भारत को भी चेतावनी। बच्चों को पढ़ाने से पहले अब रोज स्टडी मटेरियल बनाएंगे शिक्षक, शिक्षा विभाग का नया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों के शौचालय रहेंगे चकाचक, जारी किया नया आदेश। नेपाल में मूसलाधार बारिश से बिहार बेहाल, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक टली, लोकसभा चुनाव को लेकर के होनी थी चर्चा। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को झटका, राज्यकर्मी का दर्जा देने से नीतीश का इनकार। अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत इन जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी। पिता के बदले पुलिस की वर्दी पहन करके थाने में जाता है बेटा, घर पर रह रहे पिता करता है काम। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। जब बिहार में एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए के पाठक हर दिन एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। जहाँ कभी शिक्षकों के लिए तो कभी छात्रों के नए नए फरमान जारी किए कर रहे हैं। जहाँ इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूल के हेड मास्टर को नया टास्क दिया गया है। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर को बोरा बेचने का आदेश दिया है। मिड डे मील के लिए लाए गए खाद्यान्न के खाली बोरा को बेचने का फरमान जारी किया गया है। जब पहले इन बोरों को 10 रुपये में बेचा जाता था, मगर अब सभी हेड मास्टर को 20 रुपये प्रति बोरा बेचना है। जी हाँ, हेड मास्टर बोरा बेचने के बाद जो पैसे कमाएंगे उसे सरकारी खाते में जमा करना होगा। जब शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बोरा बेच करके जो पैसा आएगा उसे जिलों में संचालित राज्य योजना मद के तहत खोले गए बैंक के खाते में जमा करेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा इस संबंध में सभी जिलों को
पत्र लिखा है। जब वहीं के पाठक के इस आदेश का शिक्षा संघ विरोध कर रहे हैं। जब माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों को लगातार अपमानित किया जा रहा है, या ऐसे आदेश उन्हें शैक्षणिक कार्य से अलग करके व्यापारी बना रहा है। शिक्षक का काम बोरा बेचने का नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा है कि जब पहले बोरा की कीमत 10 रुपए थी तो फिर कोई नहीं खरीदता था, अब बोरे को 20 रुपए में बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर इसे लोग कैसे खरीदेंगे। आपको बता दें कि जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, तब से सिस्टम सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां छात्रों से लेकर के शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति की अनिवार्यता से लेकर के कई बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं, जहां मगर उनके कुछ फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच अब नए फरमान को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है, जहां टीचर मास्टर जी इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार के सहरसा जिले में दिखने लगा है। जब नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बराज से 2 दिन पहले 4,50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जब नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे दर्जनों गांव या तो जलमग्न हो चुके हैं या फिर टापू में तब्दील हो गए हैं। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध के अंदर बसे गांव में लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए एक टीम ने सर्वे किया है। जब टीम ने सबसे पहले सहरसा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नौहट्टा प्रखंड पहुंची, जहां पर बने तटबंध से नाव के जरिए कोसी नदी के अंदर तकरीबन 6 किलोमीटर सफर करने के बाद बड़ियाही गाँव पहुंची। जब इस गाँव का कुछ हिस्सा पानी में जलमग्न हो चुका है और बाकी हिस्सा टापू में तब्दील हो चुका है। जब बड़िया गांव में चारों तरफ केवल कोसी नदी का पानी फैला हुआ है, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद उनके गांव के आसपास नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और फिर कुछ ही वक्त में पूरा गांव टापू बन गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की डाटा एंट्री का काम पूरा हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक सूत्रों से बुधवार को बताया है कि जातीय आधारित गणना के दूसरे चरणों में प्रगणकों द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों को बीजागा ऐप यानी कि बिहार जातीय आधारित गणना ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। अब इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, जहां इसके लिए बेल्ट्रॉन के विशेषज्ञों की सेवा ली जाएगी। जब बुधवार शाम मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जातीय आधारित गणना से जुड़े कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किया और फिर जरूरी निर्देश भी दिए हैं। जातीय जनगणना में पटना जिले में 13,69,000 से अधिक परिवार चिन्हित किए हैं। जब प्रथम चरण की गणना के मुताबिक पटना जिले की जनसंख्या 73,52,729 है। जब इसी आधार पर दूसरे चरण की गणना मोबाइल ऐप से की गई है। कुल 17 प्रकार की जानकारियां ली गई है। जब पटना जिले में 3532 ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिनका कोई भी अस्थायी निवास नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना का काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। जनवरी महीने में पहला चरण होने के बाद अप्रैल में दूसरा चरण आयोजित किया गया था। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने गणना पर अस्थायी रोक लगा दी गई। हालांकि बाद में रोक हट गई और फिर अब तेजी से इस पर काम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में सड़कों की स्थिति खराब हो गई है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में सड़कों के हालात 2005 से पहले वाली हो गई है। प्रशांत किशोर के दावे की सच्चाई पूर्णिया में सामने आई है, जहां बाढ़ के कारण ध्वस्त हुई सड़कों का कई साल बीत जाने के बाद भी निर्माण नहीं हो सका है। जहां ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोप करके विरोध जताया है और कहा है कि फिर बिहार में फिर से 2005 से पहले वाली स्थिति हो गई है। दरअसल पूर्णिया के बायसी के अंतर्गत सुगांव महानंदपुर पंचायत और पुरानागंज पंचायत को जाने वाली NH 31 डंगरा से चटांगी तक जाने वाली करीब 7 से 8 किलोमीटर सड़क की हालात बद से बदतर हो गई है। साल 2017 की बाढ़ में ये सड़क ध्वस्त हो गई थी, जहां ध्वस्त सड़क पर सैकड़ों जगह ऐसे गड्ढे बन गए हैं जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। गंभीर बीमार मरीज को अस्पताल तक ले जाने में 2 घंटे का समय लग जाता है। जहां कई सालों में सड़क निर्माण की मांग कर रहे इलाके के लोगों की धैर्य ने गुरुवार को जवाब दे दिया है और फिर उन्होंने कीचड़ युक्त सड़क पर धान की रोपनी करके विरोध किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि वे बार बार अपनी समस्या लेकर के अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के तौर पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जब ग्रामीणों ने 22 अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके सड़क को चलने युक्त बनाने की मांग की है। SDM ने जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराए जाने का भरोसा जताया है।
दोस्तों बात करते हैं कि हर घर तिरंगा के तहत सभी घरों में तिरंगा फहरा करके आज़ादी का जश्न मनाया गया है। देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए अपने प्रदेश और देश को और गौरवान्वित किया है। जो उनमें से एक है बिहार के मुंगेर के धरहरा गांव के रहने वाले बलवीर सिंह, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। माउंट एवरेस्ट पर वे 18,364 फीट ऊपर तिरंगा झंडा फहराया है। मुंगेर जिले के धरहरा गांव के रहने वाले बलवीर ने इससे पहले भी बाइक से देश भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने बाइक से भारत के कई राज्यों में पहुंच करके अपना देश भ्रमण अभियान को पूरा करते हुए तिरंगा लहराया है। वे तिरंगा झंडा के साथ ही अद्वैत मिशन शिक्षण संस्थान का स्वयं ध्वज लेकर भी चल रहे हैं। जहाँ उनके इस अभियान से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ने के साथ ही क्षेत्र के युवाओं में हौसला बुलंद हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 17 अगस्त को होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। जी हां, यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी उसको अब टाल दिया गया है। हालांकि बैठक टलने के बाद सभी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अगली बैठक की तारीख की जल्दी घोषणा की जाएगी। अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राज्य के साथ गुरुवार को 17 अगस्त को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। बिहार कांग्रेस के नेतागण भी दिल्ली जाने वाले थे, जिन्होंने फिलहाल अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि कई नेता दिल्ली पहुंच गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीपीसीसी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णय होगा। अच्छा, अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएं। जो शिक्षक मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविष्य में भी बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। गायब रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी या उनके आगे की राह भी मुश्किल होगी। विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाने और फिर उनकी आधारभूत संरचना के लिए हर स्तर पर काम होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल तक राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। इसके अलावा 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी अगले साल तक उपलब्ध हो जाएगा। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 3,62,000 नए पद का सृजन किया गया है, जहां इनमें से 2,86,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 1,50,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं, जब वही 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में मानसून में बदलाव और फिर वर्षा में कमी देखी जा रही है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में हल्की तो फिर कुछ शहरों में मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। हालांकि कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। जहाँ उत्तर पूर्व अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में और दक्षिण बिहार के एक दो जिलों में बिजली चमकने, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। जहाँ साथ ही हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। आज मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, नवादा, गया, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और भोजपुर जिले में भी हल्की सी या फिर मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी गई है। जहाँ कहीं कहीं बूंदाबूंदी की भी संभावना है। इन जिलों में सुबह से ही बदरीनुमा मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा से शिक्षा को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने लड़कियों के स्कूल में अपनी पार्टी का कार्यक्रम कराया। जहाँ शिक्षा मंत्री स्कूल में अपनी पार्टी के कई नेताओं के साथ पहुंचे। जहाँ स्कूल की लड़कियों को लाइन में खड़ा करके मंत्री चंद्रशेखर और राजद नेताओं के लिए तालियां बजवाई गई। जहाँ इसके बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूली छात्रों को बिठा लिया गया। जहाँ ये उस बिहार में हो रहा है जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर रोज कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ के पाठक ने शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा किसी दूसरे काम में नहीं लगाने का फरमान जारी कर रखा है, लेकिन शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भ्रष्टाचार, दादागिरी का यूं तो बिहार से पुराना नाता रहा है, लेकिन समस्तीपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर के आप केवल हैरान नहीं होंगे बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करेंगे। अपने पिता के बदले बेटे को दुकान पर बैठते या फिर पिता का काम करते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन विद्यापति थाना क्षेत्र में तो एक बेटा अपने पिता की पुलिस की वर्दी पहन करके न केवल घूमता है बल्कि ड्यूटी भी करता है। जहाँ हर रोज थाने भी जाता है, पिता का सारा काम करता है। ये पूरा मामला जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत की है, जहाँ एक 20 वर्षीय बेटा अपने चौकीदार पिता के बदले ड्यूटी कर रहा है। जहाँ ऐसा वह कई महीनों से कर रहा है। बैंक की
ड्यूटी हो या फिर कैदियों को जेल ले जाना हो, हर जगह वही काम करता है। जब वहीं पिता घर में बैठ करके अपना निजी काम करते हैं। जब मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के चौकीदार जीवक्ष पासवान ना जाने कब से ये काम अपने बेटे को करवा रहे हैं, जब पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। बताया जा रहा है कि चौकीदार जीवंश पासवान का पुत्र संजीत पासवान पुलिस की वर्दी पहन करके पूरे जिले में रौब में घूमता रहता है। यही नहीं, वह थाने पर भी पहुंच करके काम करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस मुख्यालय से महत्वपूर्ण गोपनीय डाक भी ले जाता है। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने भी वह काम करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के किसानों को मशरूम की खेती के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम स्पॉन तथा मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई लगाने के लिए सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इकाई लागत 20 लाख पर किसानों को 50% यानी कि 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ लेकर के बिहार के किसान मशरूम की खेती कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मशरूम की खेती से अच्छी कमाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शौचालय अब साफ सुथरा और चकाचक रहेंगे। जहाँ शिक्षा विभाग ने अब सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों तक शौचालय की प्रतिदिन साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जहाँ विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्कूलों के निरीक्षण में ये बात सामने आई है कि वहाँ पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में कई शौचालय उपयोग के लायक भी नहीं है। जहाँ इसके साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान स्कूलों में काफ़ी गंदगी देखी गई। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में साफ सफाई को लेकर के जिला और फिर प्रखंड स्तर पर एजेंसी भी तैयार कर दी गई है। जब पत्र में जिला अधिकारी को इसके लिए खर्च करने के मद की भी जानकारी दी गई है। जब पत्र में कहा गया है कि खनन शेष के अंतर्गत खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत जिलों को दी जा रही पत्र में कहा गया है कि पिछले वर्ष 126 करोड़ इस मद में जिलों को दी गई है, जिसमें अभी भी 77 करोड़ बचा हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत स्वच्छता मद में भी राशि प्राप्त की जा सकती है। या राज्य में 13 आकांक्षी जिले हैं, इस मद से राशि ली जा सकती है या फिर नहीं, इस पर भी विचार करें। निर्देश में आगे बताया गया है कि इन मदों से कितने शौचालय की सफाई की जा सकती है, इसे सूचीबद्ध करें। इसके बाद शेष राशि विभाग के द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले पटना, भोजपुर, गया, किशनगंज और भागलपुर के 30 आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। इस आंगनबाड़ी केंद्र पर प्ले स्कूल के तर्ज पर भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में विकसित करने के दौरान बच्चों के लिए शौचालय और पानी की शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा। जहाँ खेलने और पढ़ने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों को प्ले स्कूल की तरह रंगीन किया जाएगा। जब बच्चों की उपलब्धता और फिर उनकी बढ़ती रुचि का आकलन सेविका सहायता करेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर इस पायलट प्रोजेक्ट को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल में बदल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया की 1/4 आबादी आजकल जल संकट से जूझ रही है। जहाँ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जहाँ शहरीकरण, औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन और अकुशल जल प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों के संयोजन की वजह से पानी की कमी की व्यापक समस्या पैदा होती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में पानी की कमी के गंभीर और फिर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये सभी समाज और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसके चलते पानी की कमी का मुद्दा वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। एनडीटीवी में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वाग्ड वाटर रिस्क एटलैंट के हालिया आंकड़ों के अनुसार पानी की कमी वर्तमान में दुनिया भर के
कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वैश्विक समुदाय एक अद्वितीय जल आपातकाल का सामना कर रहा है, जिसमें दुनिया की 1/4 आबादी के बराबर 25 देश मौजूदा समय में वार्षिक जल तनाव के असाधारण ऊंचे स्तर से जूझ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो फिर सालाना कम से कम 1 महीने के लिए दुनिया की आधी आबादी के करीब 4 अरब लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह जल संकट अगले 27 से 28 सालों में 2050 तक करीब 60% तक बढ़ सकता है, जहां इसके बेहद ही गंभीर और फिर दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। आंकड़ों के माने तो साल 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में $70 ट्रिलियन उच्च जल तनाव के संपर्क में आ जाएगा, जो कि 2010 में $15 ट्रिलियन से अधिक है। हर 4 साल में जारी होने वाली रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि साल 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक के लिए केवल 4 देश भारत, मेक्सिको, मिस्र और तुर्की इस समस्या से ज़्यादा प्रभावित होंगे। यह रिपोर्ट से पता चला है कि 25 देश, जिसमें दुनिया की 1/4 आबादी शामिल है, जहाँ हर साल अत्यधिक गंभीर जल संकट से जूझ रही है। इनमें बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान और ओमान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शादी के 15 साल बाद एक 33 वर्षीय महिला को 18 साल के युवक से प्यार हो गया। यह युवक ठेकेदार है, जबकि महिला 4 बच्चों की मां है। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों साथ जीने मरने की कसम खाते हुए घर से फरार हो गए। महिला अपने साथ अपने 2 बच्चों के साथ 25,000 नगद और गहने भी ले गई। जब दोनों भाग करके लखनऊ पहुंचे और फिर वहां एक मंदिर में दोनों ने शादी करके पति पत्नी की तरह किराए के एक मकान में रहने लगे। महिला के पति ने ठेकेदार को पत्नी और 2 बच्चों के अपहरण करने का आरोपी बनाते हुए सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला दर्ज करते ही पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई है। जब 2 महीने बाद पुलिस की दबिश बढ़ने पर दोनों वापस मुजफ्फरपुर पहुंचे। जब उनके मुजफ्फरपुर पहुंचते ही पुलिस की सर्विलांस टीम ने आरोपी युवक, महिला और फिर दोनों बच्चों को बरामद किया है। सदर के भिखनपुर निवासी युवक ने उसकी पत्नी और फिर 2 नाबालिग बच्चों को बहला फुसला करके उनका अपहरण कर लिया है। जब पत्नी घर में रखे 25,000 रुपये नगद और गहने भी ले गई है। जब आरोपी के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचे तो फिर उसे उन लोगों ने गाली गलौज किया। इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया है। जब पुलिस के द्वारा किए गए पूछताछ में महिला ने बताया है कि वह उससे 2 साल पहले से प्रेम करती है, जहाँ अब वह उसी के साथ रहना चाहती है। महिला ने पुलिस को ये बयान दिया है कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। जहाँ दोनों लखनऊ में स्थित मंदिर में गए हैं और फिर वहाँ दोनों ने शादी कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। जहाँ वही इसी प्रयासों में से एक प्रयास इंटरकास्ट शादी का है। आपको बता दें कि बिहार में अगर कोई व्यक्ति इंटरकास्ट शादी करता है तो फिर उसे सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। खबर के अनुसार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दूसरे कास्ट में शादी करने वाले लोगों को सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करना है, ताकि लोग जाति से ऊपर उठ सके। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ लड़का या फिर लड़की दोनों में से कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष ओबीसी या फिर सामान्य जाति से होनी चाहिए। वहीं लड़की की उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा, जबकि लड़के की उम्र 21 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ लड़का लड़की की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होनी चाहिए, तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा था और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। वहीं बिहार के बक्सर में फायर ब्रिगेड की पुलिसकर्मियों वर्दी पहन करके तिरंगे के नीचे अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे थे। जब मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जब भोजपुरी अश्लील गाने पर डांस कर रहे फायर ब्रिगेड के पुलिसकर्मी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, महकमे में हरकत मच गया। इसके युद्ध स्तर पर वीडियो को वायरल करने वाले शख्स को ढूंढा जाने लगा है। अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति गेट के पास मौजूद फायर ब्रिगेड कार्यालय के कैंपस में तिरंगा के नीचे खड़े होकर के वर्दी पहने महिला और पुलिसकर्मी अश्लील भोजपुरी गाने पर कई लेबा कमाल तोहर लाल घाघरा पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पास में 2 महिलाएं भी जमकर के थिरक रही है। वायरल वीडियो पर फायर ब्रिगेड प्रभारी सत्यदेव कुमार ने बताया है कि इस तरीके के वीडियो की सूचना हमें भी मिली है, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है। जब मंगलवार को डीएसपी साहब यहां पर आए हुए थे, जब धौर रजन करने के बाद जब हम लोग बाहर काम से निकले तो फिर इसी दौरान ये वीडियो बना। जब सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मी हैं, 25 दिन पहले ही यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं, जब अभी तो सैलरी भी नहीं मिली है। जब इस मामले में गंभीरता से जाँच की जा रही है। ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दोस्तों बरई, सोनार, राजमिस्त्री, धोबी समेत इन 18 तरह के कामगारों को 5% की ब्याज पर विश्वकर्मा योजना से लोन मिलेगा। जहाँ केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बड़ई, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, दर्जी समेत 18 तरह के ट्रेडिशनल काम करने वाले कामगारों को सिर्फ 5% की ब्याज पर विश्वकर्मा योजना से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों को कौशल विकास किया जाएगा तथा उन्हें ऋण सुविधा एवं बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जहाँ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा तथा इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। मंत्री ने बताया है कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, जिस पर ब्याज दर अधिकतम 5% होगी। इनमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल है। जानकारों का कहना है कि इस योजना से देश के निचले तबके के कामगारों को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया है कि इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इन वर्गों का किस तरह से अधिक कौशल विकास हो तथा नए प्रकार के उपकरणों एवं डिजाइन की जानकारी मिले। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत उपकरणों की खरीद में भी मदद की जाएगी। इसके तहत 2 प्रकार का कौशल विकास कार्यक्रम होगा, जिसमें पहले बेसिक और फिर दूसरा एडवांस होगा। इस कोर्स को करने वालों को मानदेय भी मिलेगा। वैष्णव ने बताया है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि छोटे छोटे कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल से जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का रियायती लोन प्रदान किया जाएगा। यह सरकारी बयान के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान करने की मान्यता दी जाएगी तथा पहचान पत्र दिया जाएगा। इस योजना के तहत कारीगरों को डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन और बाजार समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। इसके तहत आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है। इनमें बड़ई, नौका बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा एवं औजार बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, पत्थर की कारीगरी करने वाले, चर्मकार, राजमिस्त्री, दरी, झाड़ू एवं टोकरी बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की छाती की माप करने की प्रक्रिया की निंदा की है। जब कोर्ट ने महिलाओं की छाती की माप करने की प्रक्रिया की न सिर्फ निंदा की है बल्कि इसे मनमाना और आपत्तिजनक भी बताया है। जब कोर्ट ने कहा है कि इससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने प्रदेश के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे इसको लेकर कि एक्सपर्ट की राय लें कि इसका क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है जिससे महिलाओं की क्षमता का आकलन हो सके। जस्टिस दिनेश मेहता ने 3 महिलाओं की ओर से ये दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के दौरान 3 महिलाओं की सभी शारीरिक क्षमताएं नियम के अनुसार थी, लेकिन छाती की माप की वजह से इन्हें इससे बाहर कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए 3 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है, जो कि पहले ही हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र और अगले चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में 75 साल का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वह मोदी पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मोदी कब 75 साल के होंगे ये उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि देश की जनता की भावनाएं तय करेगी। जहाँ उमा भारती ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का दावा भी किया है। दरअसल उमा भारती का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले साल 15 अगस्त को फिर से झंडारोहण करने का भरोसा जताया था। इसके पहले अप्रैल मई 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होंगे। बीजेपी के अघोषित तौर पर 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को रिटायर करने की नीति के चलते पीएम मोदी के अगले कार्यकाल को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। विपक्ष इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का दावा कर रही है। तो फिर वही बीजेपी का कहना है कि 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी जनता पीएम मोदी को चुनेगी। इन सब के बीच बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अटल समाधि स्थल पर जाकर के उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब ऐसी खबर थी कि नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें सीएम नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले। आपको बता दें कि इसमें दो पार्टियों का पेचअप फंस गया है। दरअसल मिशन 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री शुरू से लगे हुए हैं, जहां सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और फिर एक नया विवाद सामने आ गया, जब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी हो गई। जब कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया, तो फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कह दिया है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी एकता की तीसरी बैठक में हम क्यों जाएं, यानी कि आप और कांग्रेस आमने सामने। जब लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक की, जब इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर राहुल गांधी भी शामिल थे। बैठक के बाद पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि हमें दिल्ली की 7 सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिया गया है। 7 महीने और 7 सीट संगठन से जो भी जिम्मेदारी तय होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बयान दिया है कि अगर ऐसा है तो फिर हम मुंबई की मीटिंग में क्यों जाएं, जब पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि मुंबई जाना है या नहीं। इन दोनों बयानों के बाद अब पेंच फंस गया है कि पार्टी कैसे इसे संभालेगी। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी दिल्ली में है, देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों में कैसे सहमति बनती है। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आरजेडी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो नीतीश कुमार को बहुत प्यार और मोहब्बत दिया था, अब तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हुए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार वैसे लोगों के साथ है जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रहा है, वैसे लोगों के साथ रह करके नीतीश कुमार अपनी छवि बर्बाद कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ जात की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जमात की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुमत है, जब किसी की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, जब वे सभी समाज के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को लेकर के चलने का काम करते हैं, संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं, इसीलिए सबको साथ लेकर के चलते हैं। यही अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज जो भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कारण ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे नीतीश कुमार जब आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते हैं तो फिर उनके मन में श्रद्धा भाव कम होता है और बीजेपी में विभाजन करने का प्रयास करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद सुशील कुमार मोदी मीडिया से बातें कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी बनाम लाल कृष्ण आडवाणी, इसमें वे कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है। वहीं पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि जब आडवाणी जी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाया गया तो फिर नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आज सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं तो फिर वे आजाद शत्रु है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत दल से ऊपर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पटना में उनके रहने से राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। जब काफी समय से लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे थे, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वे अभी स्वस्थ दिख रहे हैं। इसके बाद से उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ गई है। वही लालू प्रसाद यादव का एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। लालू प्रसाद यादव स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम में मरीन ड्राइव का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। उनके साथ शिवानंद तिवारी भी साथ गए। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के साथ लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उत्सुक
उत्सुक दिखे। लालू प्रसाद यादव स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गांधी मैदान भी पहुंचे थे। इसके बाद शाम में वे मरीन ड्राइव पहुंचे थे। मरीन ड्राइव लालू प्रसाद यादव काफी देर तक रहे, जहां इसके साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी थे। इस दौरान दोनों काफी देर तक मरीन ड्राइव का आनंद उठाया, जहां साथ ही लालू यादव और शिवानंद तिवारी कुल्फी भी खाए। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी, जहां लोग लालू यादव को देखने में और फिर सेल्फी खिंचवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले मरीन ड्राइव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मरीन ड्राइव पर मौजूद दुकानदारों से उनका हाल चाल जाना था और उनसे उनकी समस्या भी पूछा था। इसके साथ ही साफ सफाई के लिए विशेष निर्देश भी दिए थे। वहीं लालू प्रसाद यादव भी इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसके साथ ही विपक्षी एकता में लालू प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी विद्यालय में प्रधान शिक्षक द्वारा तिरंगे को बिना फहराए ही छोड़ करके चले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। हालांकि स्थानीय लोग झंडे को बिना लहराता देख करके मामला सामने आया। बिहार के सीतामढ़ी में एक तरफ जहां जगह जगह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शान से तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन इस दौरान जिले के रीगा प्रखंड से सरकारी विद्यालय में प्रधान शिक्षक के तिरंगे को बिना फहराए ही छोड़ करके चले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक मामला रीगा प्रखंड क्षेत्र की बुलाकीपुर गांव के श्री राम आशीष पटेल राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां के प्रधान शिक्षक ने भूल से बिना राष्ट्रीय झंडा फहरा करके विद्यालय के बीच प्रसाद का वितरण कर दिया और घर चले गए। यह मामले का पता तब चला जब गांव के कुछ लोगों की नज़र स्कूल के झंडे पर पड़ी। उसके बाद वे नज़दीक गए तो फिर देखा कि तिरंगा झंडा बंधा हुआ है और उसको फहराया नहीं गया है। बिना तिरंगा झंडा फहराए शिक्षक भी अपने अपने घर लौट गए हैं। हालांकि गांव के कुछ लोगों द्वारा तिरंगे को सम्मान दिया गया और फिर गांव के ही एक युवक के द्वारा झंडा को फहरा दिया गया। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने मना कर दिया कि छोड़ दो, शिक्षक खुद आकर के फहराएगा, तुम क्यों फहरा रहे हो। मामले में जब स्कूल के प्रधान शिक्षक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो वो कॉल लगते ही उन्होंने मोबाइल को बंद कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता से गठबंधन इंडिया के संयोजक पर बाकी सबकी नज़र है। ये चर्चा जरूर हो रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। जब राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता वापस बहाल होने पर अब एक खेमा उन्हें संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक चैनल से बातचीत में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन हो बनेगा, इसका उत्तर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे। इसकी घोषणा मुंबई की बैठक के बाद ही की जाएगी। इस मामले पर मैं अपना विचार नहीं रखूंगा। यह मामला कहीं नहीं अटक रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट के लिए 2 नाम तय किए गए हैं। जिस दिन भी बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बात को लेकर के मैं उतना ही आश्वस्त हूं जितना मृत्यु सच है। कैबिनेट का विस्तार कब होगा ये नीतीश कुमार को तय करना है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।